नमस्कार दोस्तों, जीके वाले क्लास एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट इतिहास का पहला चैप्टर। ठीक है, जिसका नाम क्या है आप सभी का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यानी कि इस चैप्टर से आप सभी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न बनेंगे बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरा बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप क्लास 10 के छात्र हैं, बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, जब आप 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे लोगे बोर्ड परीक्षा 2023 में, तब आप सभी को ये देखने को मिलेगा वर्णनात्मक प्रश्न संख्या 1। उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना होगा। और हाँ, ये ध्यान रहे कि 80 शब्दों से कम नहीं होना चाहिए आपका आंसर। 80 शब्दों से 2-4 शब्द आप सभी का अधिक हो जाना चाहिए, वो चल जाएगा, तभी आप सभी को 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और आज की इस वीडियो में आप सभी को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से सब कुछ आंसर याद कराने वाला हूँ। बस आपने क्या करना है, आपको केवल ये करना है कि जो भी मैं आंसर बताऊँगा, आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और जो मैं बताऊंगा उसको मन में रिलेट करना है, क्योंकि मैं आप सभी को एक स्टोरी टाइप से अच्छे से याद करा दूंगा, इतना मेरी गारंटी है। आप यकीन नहीं करोगे कि जब आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखोगे तो आप 80 क्या 100 शब्दों से अधिक भी बनाकर लिख दोगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो तो निश्चित ही यहाँ से आप 4 नंबर पक्के करके जाने वाले हो। ठीक है, तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो देखो, यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि भैया वो कौन सी तरकीब है, वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जर्मन के लोगों में एकता आ गई, अर्थात जर्मनी का क्या हो गया, एकीकरण हो गया। आप उसी एकीकरण की प्रक्रिया का क्या करो, वर्णन करो। ये यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूँ कि जो भी मैं आंसर बताऊँगा उसको आपको न तो रटना है और न ही याद करना है। ठीक है, इस आंसर को आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, केवल रिलेट करना है अपने मन में, क्योंकि मैं आप सभी को एक स्टोरी टाइप से समझाने वाला हूँ। फटाक से आप सभी को याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, यदि नहीं यकीन होता है तो आप वीडियो के एंड तक जुड़ रहना, आप सभी को सभी चीज़ याद हो जाएंगी। आप यकीन करो कि जब उस क्वेश्चन को आप दोबारा देखोगे ना, तो फटाक से कर लोगे आंसर। ठीक है, तो चलो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है हमारा क्या लिखा है कि मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं अत्यंत प्रबल थी। उन लोगों ने 1848 ईस्वी में जर्मन में महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को एकता के सूत्र में बांधकर एक निर्वाचित संसद के माध्यम से शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। देखो, यहाँ पर बात करें, अब मैं आप सभी को स्टोरी की टाइप से समझाऊंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, ना तो याद करना है ना ही रटना है, आपको केवल मन में रिलेट करना है जो मैं बताऊंगा। ठीक है, आपको फटाफट याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि भैया जो जर्मन के लोग थे उनमें कैसी भावनाएं थी, राष्ट्रवादी भावनाएं थी। ठीक है, जो कि इतनी ज़्यादा उमड़ गई थी, इतनी ज़्यादा पनप रही थी अंदर अंदर, कि जर्मन के जो लोगों ने 1848 ईस्वी में महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को क्या कर लिया, एकता के सूत्र में बांध लिया, और उसके बाद निर्वाचित संसद के माध्यम से शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयत्न कर लिया, प्रयास किया। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? नहीं समझ में आया तो मैं आप सभी को आगे फिर से बताऊंगा। देखो, जर्मन के जो निवासी थे उसमें राष्ट्रवादी भावनाएं थी, और वो भावनाएं इतनी ज़्यादा तेज़ी से पनपने लगी कि 1848 ईस्वी में जर्मन के लोगों ने क्या किया, महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को एकता के सूत्र में बांधकर एक निर्वाचित संसद के माध्यम से शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। और ये प्रयास आगे जाकर क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। देखो कैसे होती है, इस प्रयास का राजशाही और सैन्य शक्ति ने सम्मिलित रूप से क्या कर दिया, दमन कर दिया। लो भैया, यहीं पर आपका वो क्या हो गया, भंग हो गया। क्या हो गया, भंग हो गया। ठीक है, आप अच्छे से समझो, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। आपको रटने की ना तो ज़रूरत है ना तो याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतिहास एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको याद नहीं करना है, आपको समझना है। ठीक है, जो कि मैं आप सभी को ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा और समझा दूंगा, और आप सभी को फटाफट याद हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहो, आपको फटाफट सभी चीज़ें याद हो जाएंगी, इतना मेरी गारंटी है। उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है, आगे ये लिखा है कि उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने क्या किया, समर्थन किया। उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। माने राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधकर रखने की जो प्रक्रिया है, वहाँ के जो नेता थे उस समय, नेता कौन था, मैंने आप सभी को बताया था, ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, तो मुख्यमंत्री था वहाँ का उस समय। ठीक है, तो उसके यहाँ पे क्या बोला गया कि प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया, और उसका मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क था। ठीक है, इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली थी, और 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस,
फ्रांस से तीनों युद्धों में प्रसा की जीत हो गई। और यहीं से भैया क्या हो गया, हमारा इटली का एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं आप सभी को एक बार फिर से समझाना चाहूँगा, और बिल्कुल आसान से आसान वे में मैं आप सभी को समझाऊँगा। ठीक है, बस ये समझ लो कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल जो मैं बता रहा हूँ उसको मन में रिलेट करना है। ठीक है, देखो एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति नहीं, मान लो जर्मन के बहुत सारे लोग हैं, उनमें राष्ट्रवादी भावनाएं थी। ठीक है, और वो भावनाएं इतनी ज़्यादा पनप गई थी कि 1848 ईस्वी में जर्मन के लोगों ने क्या किया, महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को एकत्रित करके एकता के सूत्र में बांधने का क्या किया, प्रयत्न किया। और उसके बाद एक निर्वाचित संसद के माध्यम से शासित राष्ट्र राज्य बनाने का भी प्रयास किया। ठीक है, अब ये प्रयास क्या हो जाता है, शासित राष्ट्र राज्य बनाने का जो प्रयास चल रहा था वो उसका क्या कर दिया गया, दमन कर दिया गया। किस कारण, राजशाही और सैन्य शक्ति ने सम्मिलित रूप से उसका मिल करके क्या कर दिया, दमन कर दिया। तो यहीं पर ये भंग हो गया। अब क्या होगा कि देखो उसका उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने क्या कर दिया, समर्थन कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व भी संभाल लिया, और वहीं का मुख्यमंत्री कौन था, ऑटो बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। ठीक है, जिसने प्रसा की सेना व नौकरशाही की मदद लेकर के 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से युद्धों में प्रसा की जीत हुई। ठीक है, 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से तीनों युद्धों में प्रसा की जीत हो गई, और यहीं से जर्मन की एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि 1871 ईस्वी में उस समय राजा बना दिया गया किसे, जर्मन का, विलियम प्रथम को। बस खत्म हो गई भाई, यही इतना ही है आप सभी के आंसर। समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। यदि आपको समझ में आ गया तो एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए जोरदार, और अपने मित्रों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा लघुत्तरी का, फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। माने फ्रांस की क्रांति जब हुई थी तो यूरोप पर उसका क्या क्या असर पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, वो सब बताइए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहला असर ये पड़ता है कि भैया जो छात्र और मध्यम वर्ग सक्रिय हो जाते हैं। दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि अन्य देश फ्रांसीसी विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। जो अन्य देश थे आसपास के, फ्रांसीसी के विचार से कैसे हो गए, प्रभावित हो गए। ठीक है, ये गहरा प्रभाव पड़ा। अब देखो इसके अंतर्गत हम यदि बात करें छात्र और मध्यम वर्ग सक्रिय होने की बात करें, तो देखो यूरोप के विभिन्न शहरों में जब फ्रांसीसी की क्रांति खबर पहुंच गई लोगों तक, तो छात्र और मध्यम वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। ठीक है, माने सक्रिय हो गए और क्या कर दिए, जैकोबिन क्लब की स्थापना कर दिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर केवल यही कहा जा रहा है कि भैया जब फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, तो वहाँ पर छात्र और मध्यम वर्ग सक्रिय होकर के जैकोबिन क्लब की स्थापना कर दी। समझ में आ गया अच्छे से। चलो अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा कि अन्य देश फ्रांसीसी के विचार से प्रभावित हो गए, है ना। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार कर दिया। ठीक है, उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार कर दिया जो 1790 ईस्वी में दशक में हॉलैंड और बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में ले जाने लगी। इसका मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भैया उनकी जो गतिविधियाँ थी किनकी, अन्य देश फ्रांसीसी के विचारों से प्रभावित हो गए, है ना। तो जो अन्य देश थे उनकी जो गतिविधियाँ थी और अभियानों ने फ्रेंच की सेनाओं के लिए रास्ता तैयार कर दिया। समझ में आ गया अच्छे से। जो 1790 ईस्वी के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड व इटली के बड़े इलाकों में घुस गई। ठीक है, क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों और विदेशों में ले जाने लगी। माने जैसे ही फ्रांस की क्रांति हुई, युद्ध स्टार्ट हो गया, तो उसी के साथ साथ फ्रांसीसी जो सेनाएं थी राष्ट्रवाद के विचारों को विदेश में ले जाने लगी। जो भी राष्ट्रवाद के विचार होते थे वो विदेश में ले जाने लगी, और इसी कारण क्या हो गया भैया, अन्य देश फ्रांसीसी के विचार से प्रभावित हो गया। समझ में आ गया अच्छे से। चलो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा कि ऑटो वान बिस्मार्क कौन था, यह क्यों प्रसिद्ध था। ये क्वेश्चन आप सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2021 में पेपर कोड IN में पूछा गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, यहीं से आप सभी का फंसने वाला है, इससे बाहर आप सभी का कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, इतना मैं आप सभी को बता देता हूँ।
देखो ऑटो वन बिस्मार्क की बात करें तो इसके बारे में मैंने आप सभी को पिछले वाली वीडियो में भी बताया था और बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन में भी बताया था। यदि आपने नहीं देखा तो आप जाकर के देख लो, आई बटन पर मैंने दे दिया है, ठीक है। तो ऑटो वन बिस्मार्क कौन था, यह क्यों प्रसिद्ध था? ऑटो वन बिस्मार्क जर्मन के साम्राज्य का प्रथम चांसलर था और मुख्यमंत्री, ठीक है, जैसा कि मैंने आप सभी को अभी ऊपर ही बताया है। होने के साथ साथ तत्कालीन और यूरोप का प्रभावशाली नेता भी था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, मुख्यमंत्री था, ठीक है। प्रथम तो देखो ऑटो वन बिस्मार्क जर्मन का प्रथम चांसलर व प्रभावशाली नेता भी था, ठीक है, या फिर कह सकते हो आप जर्मन का मुख्यमंत्री भी था, ठीक है। जर्मन के एकीकरण में बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी। उसने कौन सी भूमिका निभाई भैया? उसने ये भूमिका निभाया कि उसमें ये भी भूमिका निभाया कि क्या किया उसने कि प्रशा की सेना व नौकरशाही की मदद ले ली, ठीक है। और 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से तीनों युद्धों में प्रशा की जीत हो गई और यहीं से इटली का मतलब कि जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो उसने ये भूमिका निभाई थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है कि 1870 ईस्वी तक बिस्मार्क ने अपनी रक्त व लौह की नीति से अपने देश की राष्ट्रीय एकता के लिए जीत हासिल कर ली थी, ठीक है। बिस्मार्क में देखो इसके बारे में मैंने आप सभी को बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन में भी बताया था, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मोस्ट बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का, यहाँ से फंसने वाला ही है, ठीक है, इतना आप समझ लो। क्या लिखा है? लिखा यह है कि आपका 1870 ईस्वी तक बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लौह की नीति से अपने देश की राष्ट्रीय एकता के लिए जीत हासिल कर लिया, ठीक है। और 1871 ईस्वी से 1890 ईस्वी तक बिस्मार्क राज्य के मामलों में सर्वोच्च शिखर पर था और 1890 ईस्वी में उसने अपने पद पर त्याग दे दिया। 1890 ईस्वी में उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि भैया जो जर्मन ऑटो वन बिस्मार्क था जर्मन का प्रथम चांसलर था, उसी के साथ साथ वह मुख्यमंत्री नेता भी था, ठीक है। और जर्मन के एकीकरण में उसकी मुख्य भूमिका जर्मन के एकीकरण में उसने मुख्य भूमिका निभाया और 1870 ईस्वी तक बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लौ की नीति से अपने देश की राष्ट्रीय एकता के लिए जीत हासिल भी कर लिया था, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को इतना समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद आगे क्या है कि 1871 से 1890 तक बिस्मार्क राज्य के मामलों में सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया और 1890 में क्या हुआ कि वह अपने नेता का जो पद था उसका मुख्यमंत्री का पद उसने त्यागपत्र दे दिया। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का, ठीक है। जर्मन की क्रांति, फ्रांस की क्रांति मतलब कि जर्मन का एकीकरण, ठीक है, फ्रांस का एकीकरण या फ्रांस की क्रांति, इस तरीके से क्वेश्चन आप सभी का बन सकता है बोर्ड परीक्षा 2023 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। यहीं से आप सभी का फंसने वाला है जो आपका प्रश्न बनेगा बोर्ड परीक्षा 2023 में, ठीक है। इससे बाहर आप सभी का नहीं आने वाला है। लघुत्तरीय प्रश्न जो बनेंगे आपके यहीं से बनेंगे, ठीक है। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, उसका मुख्य कारण क्या था, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। देखो इसमें ये बोला जा रहा है कि भैया जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में थी। उस समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां था, ठीक है। अब वो जो राजा था, आप मन में रिलेट करो, आपको फटाक से याद हो जाएगा। आपको कुछ नहीं रटना है, ना तो आपको कुछ भी याद भी करना है, ठीक है। आपको न तो रटना है न ही आपको याद करना है, क्योंकि मैं आप सभी को ट्रिक के माध्यम से याद करा रहा हूँ, इसलिए आप मन में खाली रिलेट करो। मैं आप सभी को स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है। 1789 ईस्वी में क्या हुआ? फ्रांस की क्रांति घटित हो गई। उस समय राजा कौन था? उस समय लुई 16वां था और वह तरह तरह के फिजूल खर्च किया करता था, जिसके कारण राजकोष खाली हो गया था। अब भैया राजकोष खाली हो जाएगा तो वो क्या करेगा? जनता पर अनेक प्रकार के कर लगाएगा, कर वसूलेगा, है ना। और ऐसा करने से जो देश की आर्थिक स्थिति थी एकदम दिवालियेपन के कगार पर आ गई थी। जब जनता ने उसका भरपूर विरोध किया तो स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाने के साथ साथ क्रांति का विस्फोट हो गया और यहीं से आपकी फ्रांस की क्रांति घटित हो जाती है। समझ में आ गया अच्छे से? इसी बात पर एक बार जोरदार लाइक कर दो और अपने मित्रों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।